हाँ हो गया, ठीक है। अब देखना एक लास्ट और बचा है इसमें फायांस के नियम में, छठवां नियम। ऐसे मैं इसको अक्सर कर कराती नहीं हूँ, आपकी बुक के अंदर दिया भी नहीं हुआ, पर मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करा रही हूँ, तो ये चीज देख लेना। बुक में केवल 5 ही नियम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक नियम और देख लो। देखो भाई, फायांस ने क्या कहा, ये थोड़ा हटके था एक्चुअली, सहसंयोजक गुणों को समझाने के लिए नहीं था। इन्होंने कहा कि समान आयन की गतिशीलता समान आयन के विलयन में, या मैं ये कहूं कि विलायक में कम होती है। समझे कुछ? समझना भाई, अगर मैंने HCl को KCl में, देखो एक तो होता है विलेय, एक होता है विलायक और एक होता है विलयन। विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है, या मैं ये कहूं कि जिसे घोला जाए, और जिसमें घोला जाए, या मैं ये कहूं कि जिसमें घोला जाए, या मैं ये कहूं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसे कहते हैं विलायक। और ये दोनों मिलकर बच्चों बनाते हैं विलयन। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। विलेय क्या है? जिसे घोला जाए, और जिसमें घोला जाए होता है विलायक, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि मैं HCl को ले रही हूं एज अ विलेय, और KCl को माना मैं विलायक ले रही हूं, और इसी HCl को मैं H2O में घोलूं। चलो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैडम H प्लस आयन तो इसमें भी आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कुछ भी, क्या लोगे? चलो KMnO4 ले लेते हैं, ठीक है, इससे अच्छे समझ में आएगा। एक तो मैंने कहा कि HCl को मैंने किस में घोला है? KCl में। एक मैंने कहा कि इस HCl को KMnO4 में घोला है, तो फायांस कहते हैं कि HCl के आयनों की जो चालकता है वो इसमें ज्यादा होगी अपेक्षाकृत इसके। कारण क्या है? समान आयनों की उपस्थिति। समान आयनों की उपस्थिति से जो विलेय होते हैं उसकी चालकता में आ जाती है कमी। सम आयन की उपस्थिति, जो छठवां है वो है सम आयन की उपस्थिति। सम आयन की उपस्थिति से विलेय की चालकता में क्या आ जाती है? आ जाओ, विलेय की चालकता में आ जाती है कमी। समझ गए? यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि HCl जो है इसमें क्लोराइड आयन है, समझ गए? यहां पे भी क्लोराइड आयन है। ये जो HCl है, देखो भाई, ये तो कंफर्म मानते हो आप कि जो समान चार्ज होगा, या मैं ये कहूं कि एक तो देखो, पहली बात तो समान चार्ज रख रहा है, ऊपर से सेम और है, और सेम और होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनमें अट्रैक्शन फोर्स की जगह पे रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा। और ये तो आप कंफर्म मानते हो कि विलेय और विलायक के बीच में जब तक अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तब तक वो विलेय कभी भी विलायक में घुल नहीं सकता है। मानते हो क्या? किसी में घुलनशील कब हो सकती है कोई चीज? जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता हो। आप किसी के साथ घुलते कब हो, मिलते कब हो, आप कभी किसी के बेस्ट फ्रेंड कब बनते हो? जब आपके विचार मैच करते होंगे, जब आपको लगता होगा कि हाँ मेरे ये मित्र बनने के लायक है। या फिर एक होता है कि जिससे शुरुआत में झगड़ा हो जाता है कि नहीं मेरे विचार नहीं मिल रहे, वो कह रहा है कि तू पूरब चल, हो गए पश्चिम चल, तो फिर वहां विचार नहीं मिलते हैं। कभी कभी होता भी है कि जो नेगेटिव यानी कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो उन दोनों के बीच में भी दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी। तो देखो क्या होता है, लेकिन यहाँ तो केमिस्ट्री पढ़नी है ना, कोई हमें जिंदगी के बारे में अध्ययन थोड़ी करना है। पर एक चीज देखो आप मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, मेरे को 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने ये चीज फील करी है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है ना केमिस्ट्री की, उतनी कभी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं जुड़ी हुई है। आप देख लो, एक एक चीज को अपने आप से कनेक्ट करके देखो। पीरियोडिक टेबल की साइड चलो, पीरियोडिक टेबल में हर इंसान, मतलब हर तत्व ये चाह रहा है कि मुझे कैसे भी स्टेबिलिटी मिल जाए। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब होता है अपनी लाइफ में, तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ठीक है कि हमको पैसा हो, हमारी नौकरी लग जाए, हम सेटल हो जाए, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, और हम अपनी जिंदगी अच्छे से स्पेंड करते रहे, हमारी स्टेबिलिटी ये है। लेकिन पीरियोडिक टेबल की भी अपनी स्टेबिलिटी, उनका भी एक परिवार है, उनके यहाँ उनकी भी एक दुनिया है। वो चाहते हैं कि जब तक मेरा अष्टक पूर्ण नहीं होगा मेरी स्टेबिलिटी नहीं है। और वो अष्टक पूर्ण करने के लिए, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वैसे ही आवर्त सारणी के तत्व भी लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? आप जो रिश्ते बनाते हो आपस में, वो क्यों बनाते हो?
कि आपके रिश्तों से आपके बीच में स्टेबिलिटी आए, आपको पहचाने कोई। ऐसे सेम पीरियोडिक टेबल के अंदर भी है। बॉन्ड क्यों बनते हैं, बंधन क्यों बनते हैं? बंधन बनते इसलिए हैं कि उनके बीच में स्टेबिलिटी आए, वो अपना अष्टक पूर्ण करें। हमारी जो स्टेबिलिटी हमारी किससे जुड़ी है? मम्मी पापा से बात करते हैं, मम्मी पापा से हम पैसे लेते हैं, हमारी स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। ऑब्वियस सी बात है। आपकी शादी हो जाएगी, वहां भी आपकी स्टेबिलिटी है। आपके बच्चे हो जाएंगे, वहां भी आपकी स्टेबिलिटी है। कि सब चीजों में आपकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी है। उनका भी एक परिवार है, वो भी अपनी जिंदगी बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं। वहां बंधन की तरह वहां ऐसे लड़ाई झगड़े आपको दिखाई नहीं देने, हमें करवाने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे जो मिलते हैं हमारे प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, कभी कोई अलग अलग चीजें नहीं मिलती कि आपको हाइड्रोजन अलग पड़ा मिल जाएगा? उनका एक परिवार है, वो भी बंधन बना के पड़े हुए हैं, रिश्ते हैं उनके। आप तो बस उनको अलग करके ला रहे हो और बोर्ड पे समझा रहे हो, प्रैक्टिकल लैब में समझा रहे हो, बस इतना है अंतर। बाकी आप जब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होती चली जाती है। ये चीजें तो फिर भी आपने पढ़ी हुई होंगी, आपने 12th में पढ़ी है, आपने 11th में भी पढ़ी होंगी कुछ चीजें, लेकिन आगे आने वाली चीजें सेकंड ईयर की फिजिकल है ना, वो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, कभी नहीं पढ़ी होगी। उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी भी चीज से कि हाँ भाई ठीक है ये चीज कनेक्टेड है। आपने अभी थोड़े दिन पहले अभी आप जब एमओटी की तरफ चलोगे, वो पढ़ के आए हो आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जुड़ी चीजें हैं। एमएससी के अंदर भी ये सारी चीजें काम आती हैं। एमएससी प्रीवियस में जब जाओगे, एमएससी फाइनल में जाओगे, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पूरी रिपीट होती है, इसलिए थोड़ी सिंपल पड़ती है, तो कर भी लेते हैं लोग एमएससी से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से एमएससी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा कि सम आयन की उपस्थिति से विलेय पदार्थ की विलायक में गतिशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कारण क्या है कि उनके बीच में आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल ज्यादा कार्य करने लग जाएगा, और प्रतिकर्षण बल ज्यादा कार्य करने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या होगा? गतिशीलता उनकी कम हो जाएगी, घुलनशीलता कम हो जाएगी। बस ये थे फायांस के नियम। मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिना एक एक टॉपिक के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर में कोई भी चीज कहीं से भी पूछ लेता है। अभी जब मेरे पास शायद हो सकता है मेरी बुक फटी हुई है तो पेपर होगा नहीं, इसमें एक पीछे पेपर में दिया हुआ था एक, उसको मैं हर साल डिस्कशन करती हूँ कि सारी चीजें होती नहीं थी। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है जालक ऊर्जा। देखो मैंने आपको जालक समझाए। जालक क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन आपस में जब जुड़ते हैं तो एक जालक बनता है। और परफेक्ट जालक कौन सा होता है? जिसमें धनायन अपनी स्थिति पर रहे और ऋणायन अपनी स्थिति पर रहे। समझ गए? धनायन खुद की स्थिति पर हो और ऋणायन भी खुद की स्थिति पर हो, यानी कि अपनी जगह पर बैठे रहो, तो वो होता है एक परफेक्ट क्रिस्टल। मैंने ये भी कहा था कि 0 केल्विन पर परफेक्ट क्रिस्टल पाया जाता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 0 केल्विन टेम्परेचर रख पाना असंभव है। मैंने ये सारी चीजें कहा है। तो देखो होगा क्या, बनेगा तो क्रिस्टल, ये तो कंफर्म है कि धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे से क्रिया करके ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड बनाएंगे, एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। सॉलिड स्टेट में भी पढ़ के आए हो आप, तो देखो क्या होगा। परिभाषा क्या है? एक धनायन का एक ऋणायन के द्वारा आपस में जुड़कर जो जालक बनाते हैं, और इस जालक बनाने में जो एनर्जी बाहर निकलती है वो कहलाती है जालक ऊर्जा। क्या आप मान सकते हो कि बिना कोई एनर्जी चेंज हुए क्या कोई तत्व बना पाना संभव है? कभी नहीं। जब तक कोई या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा या एनर्जी एमिटेड नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में क्या नहीं बनाएगा? कोई तत्व नहीं बनाएगा, कोई यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा कि लेकिन इसको परिभाषित किस प्रकार किया गया है? 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए आयनों को आपस में जोड़कर जो आयनिक क्रिस्टल बनाया जाता है, उसमें जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो कहलाती है जालक ऊर्जा। इस जालक ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक जिनका नाम है बॉर्नहेवर। 100% कंफर्म है, एक क्वेश्चन बॉर्नहेवर में से आना ही है। एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही आता है। बॉर्नहेवर साइकिल जिसको कहते हैं। देखो भाई, बॉर्नहेवर ने लेटिस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक साइकिल दिया, इसको ज्ञात करने के लिए एक साइकिल दिया जिसे बॉर्नहेवर चक्र के नाम से जानते हैं। बॉर्नहेवर को इस चक्र की वजह से इनको मिला था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। मिला था या नहीं? हैस को मिला था, इनको नहीं मिला। तो देखो
मैंने क्या बोला कि बॉर्न हेवर नामक वैज्ञानिक ने, जालक ऊर्जा समझ में आ गई, 1 मोल आयनों को संयोजित करने से आयनिक क्रिस्टल को या आयनिक जालक को बनाने में जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो उसकी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। जैसे माना आपने कोई बनाया Na प्लस Cl- आपने बनाया है, समझ गए, तो NaCl बन गया, ये तो मान गए कि ये जालक बनेगा। इसके एग्जांपल तो हम पढ़ के आए शॉर्टकी और फ्रैंकल में। तो मैंने कहा कि Na+ और Cl- आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 1 मोल बनेंगे। 1 मोल NaCl के निर्माण में आयनों के द्वारा संयोजित होकर जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी यहां से बाहर निकलेगी। और पता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बॉर्न हेवर ने इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक चक्र दिया, और उस चक्र को क्यों दिया, क्या कारण पड़ गया कि वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, इसलिए दिया। देखो भाई, अगला टॉपिक, जालक ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए एक चक्र दिया गया जिसको कहते हैं बॉर्न हेबर चक्र। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है तो मतलब कोई कारण है, ठीक है। एक मैंने रेडियस रेशो से क्वेश्चन बताया था, त्रिज्या अनुपात से क्वेश्चन आना है। एक मैं यहां से भी कह रही हूं तो आ ही जाएगा क्वेश्चन, फायंस लॉ में से भी आता है। मतलब यहां मैंने कहा था ना, ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल डिफेक्ट में से भी आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर ये 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो आपकी यूनिट कवर हो जाएगी, ये कंफर्म है। पेपर में हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो देखना। और बहुत सरल भी है। बॉर्न हेबर साइकिल देखो किस लिए दिया गया। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट Na+ और Cl- जोड़कर NaCl बनाओ, और जो एनर्जी की या तो एब्जॉर्ब करेगा या निकलेगी वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाएगी। ये तो समझ में आ रहा है। अब सोचो बॉर्न हेबर किस लिए फेमस हुए। मम्मी ने आपसे कहा बेटा कॉलेज चले जा, आप यहां खड़े हुए हो, उन्होंने कहा कॉलेज चले जा, वो कॉलेज गए बच्चे, ठीक है, यहां आपका कॉलेज है, ये बेचारा खड़ा हुआ है कोई एक स्टूडेंट, गौरव सौरभ जो भी XYZ, इसको जाना है यहाँ पे कॉलेज। मम्मी निकलने लगा, बैग उठाया इसने, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी ने बोला कि ऐसा करियो कि तुझे घर तो आना ही है वापस, लेकिन एक काम करियो, 4-5 काम बता दे रही हूं, वो करके लियो जरा मेरे। ठीक है, कर लाएंगे, दे दो। यहां पे आपने क्या किया, एक रास्ता ये भी है, एक पथ ये भी है। समझना मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। एक तो तरीका ये है कि आप गए और जाकर आप घर पहुंचे, यानी कि आप तो हुए आयन, और आप जब घर पहुंचे तो आप बन गए जालक। ऑब्वियस सी बात है, घर जाके तो हर कोई कहते हैं ना कि हाँ मस्त कमरे में बैठ जाओगे, सो जाओगे, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन बाहर तो थोड़ा बन ठन के जाना पड़ता है, घर पे तो कैसे भी बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि मम्मी ने बोला कि बेटा तू जा रहा है तो जरा 2-4 काम करके लियो, ले ये सब्जी ले आइयो, ये भी काम कर लियो, मेरे कपड़े पड़े हैं वहां से कपड़े उठा लियो, प्रेस के लिए कपड़े पड़े, ऐसा होता है ना, कह देते हैं काम के लिए, बहुत सारे काम बता दिए। तो आपने क्या किया, आप यहां से गए, कॉलेज से जाना तो घर ही है, आपने यहां से कुछ काम किया, यहां से काम किया, आपने यहां से काम किया और यहां से काम किया। तो बॉर्न हेबर ने क्या कहा कि जो एनर्जी यहां से यहां जाने में मेरी खर्च हो रही है या निकल रही है, उतनी एनर्जी इस पूरे साइकिल में भी निकलती है। समझ गए, यानी कि कितनी बड़ी बात कह दी कि हम एक काम करने गए, काम तो वो करना ही है हमें, लेकिन उस काम के साथ साथ और भी काम वापस करके लाए हैं। तो इस पूरे साइकिल में इसकी उपयोगिता किस लिए है पता है, इस पूरे साइकिल में ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, कि जैसे मानो आपको बनाना है Na+, रुको एक मिनट, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 NaCl बनाना है, ठीक है। ये वाली एनर्जी देखना, ध्यान से समझना मेरी बात, ये वाली एनर्जी पूरी है, ये कहलाएगी, क्योंकि मैंने यहां आयन तो लिए नहीं है तो ये लेटिस एनर्जी तो होगी नहीं, और मुझे लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो Na और हाफ Cl2 मिलकर जो यहां से ऊष्मा निकलेगी वो निकलेगी अभिक्रिया ऊष्मा। बिना अभिक्रिया ऊष्मा के चेंज हुए कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। लेकिन मुझे निकालनी क्या है, लेटिस एनर्जी। मैं उस लेटिस एनर्जी को भिन्न भिन्न तरीकों से निकालूंगी, और देखना सारे के सारे सेम भी रहेंगे। देखो यहां ये सॉलिड है, इसको पहले हम चेंज करेंगे गैसियस में।
अच्छा बताओ, सॉलिड से गैस में परिवर्तित कैसे होता है? कोई पदार्थ को ठोस अवस्था से गैसियस अवस्था में चेंज करना है तो ध्यान रखना, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड को गैस में, देखो तीन स्थितियां हैं, एक तो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है और एक लिक्विड से गैस में बदलता है। सॉलिड से लिक्विड में बदलता है वो तो होता है उसका गलना, लेकिन लिक्विड से गैस में बदलता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो यहाँ सॉलिड से गैस में बदला पहले, तो मुझे कौन सी एनर्जी मिलेगी? यहाँ से सब्लिमेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी बताओ। अब Na गैस जो है उसे मुझे इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वारा, सुनो एक मिनट, यहां से निकलेगा आपका आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल के द्वारा ये निकलेगा Na+ में बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। गैसियस स्टेट में जाते हुए आपको पता होगा कि जो सोडियम है वो तुरंत की तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, यानी कि तुरंत की तुरंत यहां से मिला मुझे Na+। अब देखना फटाफट से, हाफ Cl2, पहले मैं इसको डिसोसिएशन वियोजन ऊर्जा देकर इसे मैं पहले परिवर्तित करूंगी 2Cl में, या Cl कर दो बस, ठीक है। और फिर Cl को देखो भाई, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा Cl- में चेंज होगा। ध्यान रखना, क्लोरीन जितना यहां स्टेबल नहीं है जितना यहां स्टेबल है, Cl-, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा? इस Cl के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और क्या बना लेगा? देखो ये Na+ और ये Cl- आपस में मिल गए। यहां से कौन मिला? Na+, यहां से कौन मिला? Cl-, और ये कौन सी एनर्जी हो गई? लैटिस एनर्जी। तो फिर बॉर्न-हेबर के इसके उपयोग कैसे था? इन्होंने कहा कि Q0 बराबर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनिक पोटेंशियल प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस U0। एक चक्र के द्वारा सोचो कितनी एनर्जी हम निकाल पाए। ये इसलिए उपयोगी सिद्ध हुई क्योंकि ये वाली एनर्जी, अच्छा एक बात बताओ, फिर वैज्ञानिक को क्या फायदा होता कि अगर यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है और यहाँ ज्यादा लग रही है, फिर तो कोई महत्व है ही नहीं। महत्व कब है कि हम उसी पैसे में, उसी खर्चे में अपने 2-4 काम एक्स्ट्रा और कर लें, फायदा तब है ना। तो इस साइकिल को इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया कि हम ये मानते हैं कि इसमें डायरेक्ट बनी हुई एनर्जी और चक्र के द्वारा बनी हुई एनर्जी हमेशा कैसी होती है? संरक्षित रहती है या बराबर रहती है, और ये कहलाता है बॉर्न-हेबर साइकिल। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ आया कि नहीं आया बताओ? हाँ आ गया, आ गया। देखो ये साइकिल कैसे याद होगा, ये साइकिल जैसा लिखा हुआ है कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब याद होगा, पहली बात तो ध्यान रखना। और मेरे को ये कैसे याद है? क्योंकि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, ये यहां से अगर आपको ये गैसियस वाला याद रह गया कि हाँ भाई ठीक है, ये सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन, ये मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी जहां एस बराबर, मतलब नोट्स में लिखी हुई है, जहां एस बराबर सब्लिमेशन एनर्जी, डी बराबर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? ये अणु है और इसे मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा? पहले परमाणु में। परमाणु में चेंज होगा जब भी तो नेगेटिव आयन में चेंज होगा, और मुझे चाहिए क्या? Na+ और Cl- ही तो चाहिए, जब भी तो लैटिस एनर्जी निकलेगी। Na+ और Cl- में जो जुड़कर NaCl बनेगा उसी से तो लैटिस एनर्जी निकलती है ना बच्चों, बस वही तो निकालना है मुझे। तो ये थी लैटिस एनर्जी को परिभाषित करना या किस प्रकार, और इसके लिए ये तो प्रयोगों से सिद्ध किया है इन्होंने, ये तो प्रयोगों से सिद्ध किया है और इसको डायरेक्टली सिद्ध और किया गया है सिद्धांतों के रूप से। तो दोनों चीजें सेम निकली हैं, प्रैक्टिकल और सिद्धांत रूप से जब एक चीजें, दोनों चीजें सेम निकल जाए तो उसका महत्व दुगना हो जाता है। तो ये थी आपकी बॉर्न-हेबर साइकिल। कल बात करेंगे हम, एक तो रासायनिक अशुद्धियां रह गई हैं उसमें, एक आपकी आयनिक विलेयता का टॉपिक है, और आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो जाना है। इसके बाद में इसका बैंड सिद्धांत जो बचा हुआ है वो लास्ट चैप्टर बचेगा इसका। एक और टॉपिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं आ रहा है, यही है बस, आयनिक विलेयता। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।